बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज फरहान महमूद और आप देख रहे हैं मैथ स्क्रीन। और मैथ स्क्रीन की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजेदार किस्म का टॉपिक, यानी परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। परमिटेशन कॉम्बिनेशन S1 A लेवल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और ये 50 मार्क्स का पेपर होता है। आसान सा पेपर होता है, अगर आप इसको देखें और से समझे तो ये बहुत आसानी से आप इसमें मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। और स्पेशली परमिटेशन कॉम्बिनेशन एक इस तरह का टॉपिक है कि इसके क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम, इसका कोई क्वेश्चन अगर आपके पास आएगा तो मैक्सिमम 5 to 6 मिनट्स के आप अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए होंगे। तो मैं आज आपको आपके पास्ट पेपर के अंदर से ही एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसके कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको इसकी डिटेल्स बता दी थी। आज की वीडियो के अंदर मैं पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, साथ साथ रूल्स को भी रिवाइज करवाऊंगा। इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को आखिर तक गौर से देखिए ताकि आपके प्रॉब्लम जो है वो परमिटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में खत्म हो सके। अच्छा स्टूडेंट, मैंने आपको पहले बताया था कि परमिटेशन क्या चीज है। परमिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है, गौर से सुनिएगा, परमिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर दो काम एक साथ होते हैं, या फिर आप ये कह लीजिए कि दो काम स्टेप बाय स्टेप होते हैं। ठीक है, वो दो काम क्या है? पहले हमने क्या करना होता है कि सिलेक्शन करनी होती है। आप हैरान मत होइए, परमिटेशन के अंदर पहले सिलेक्शन होती है, पहले सिलेक्शन करनी होती है और देन फिर उसी सिलेक्शन को अरेंज करना होता है। जो हमने सिलेक्शन की होती है उन आर्टिकल्स को, उन ऑब्जेक्ट्स को, किसी भी चीज को, फिर उनको हमें अरेंज करना होता है। यानी दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं, पहले सिलेक्शन और फिर अरेंजमेंट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कॉम्बिनेशंस की, तो कॉम्बिनेशन किस चीज का नाम है? जहां पे सिर्फ सिलेक्शन होती है, जहां पे सिर्फ आप चूज कर सकते हैं, अरेंजमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है, ऑर्डर कुछ मैटर नहीं करता। लेकिन ये दोनों चीजें हम इंशाल्लाह साथ साथ चलाएंगे और क्वेश्चन के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होते जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। देखिए, एक वर्ड है रिमेम्बरेंस। ठीक है, तो इस वर्ड के अंदर डिफरेंट लेटर्स को अरेंजमेंट हुई हुई है खास तौर पे। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स इफ देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन। इस वर्ड के जितने भी लेटर हैं उनको काउंट कर लेते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स हैं। इसके अंदर जो रिपीट्स हैं उनको भी काउंट कर लेते हैं। रिपीट्स कौन कौन सी हैं? 1 2 3 ईज है। ओके, 1 and 2 R's है, और अगर आप देखें तो 1 and 2 M's है। ठीक है, सो अब अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो जैसे कि मैंने आपको रूल्स में बताया था, जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नंबर ऑफ स्पेसेस बराबर हो, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नंबर ऑफ स्पेसेस बराबर हो और आपको अरेंज करना हो, तो आपने क्या करना होता है? जितने नंबर्स या जितने ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उनका फैक्टोरियल निकाल लें। यानी यहां पे हमारे पास 11 है, तो हम यहां पे फर्स्ट पार्ट का जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे 11 फैक्टोरियल। ठीक है, ये फैक्टोरियल क्या होता है पहले डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी डिटेल से बताऊंगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है? 11 फैक्टोरियल तो कर लिया, अब हमें जो रिपीट्स हो रहे हैं उनसे डिवाइड करना है। हमारे पास कितने रिपीट्स हैं? हमारे पास ई कितने हैं? 1 2 3, सो हम लिखेंगे 3 फैक्टोरियल। हमारे पास आर कितने हैं? आर हमारे पास है 1 and 2, इसका 2 फैक्टोरियल। अच्छा, आर भी आ गया, ई भी आ गया। अब हम एम की बात करते हैं। एम कितने हैं? 1 and 2, सो 2 फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर निकलेगा वो आंसर होगा द अरेंजमेंट ऑफ ऑल दीज लेटर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो इसका आंसर हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल निकालने का, फैक्टोरियल असल में क्या है दोबारा से याद कराता हूं। अगर मैं लूं, यहाँ पे छोटा नंबर लूंगा ताकि स्पेस भी मेरे पास जो है वो एडजस्ट हो सके। मैं लूंगा यहाँ पे 4 फैक्टोरियल। कैसे निकालते हैं? 4 into 3 into 2 into 1, यानी डाउनवर्ड मल्टीप्लाई करते जाइए जब तक 1 ना आए, वो हमारे पास उस नंबर का फैक्टोरियल हो जाता है। तो हमें 11 फैक्टोरियल निकालना है। यहां पर हम इसको डायरेक्टली नहीं लिख सकते क्योंकि मतलब लाइक अगर मैं लिखूंगा तो सारी स्पेस खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं क्या करूंगा? 11 फैक्टोरियल मैंने डायरेक्ट निकाल लिया और ये हमारे पास आंसर आ रहा है 39916 800। अब इसको मुझे डिवाइड करना है
3 फैक्टोरियल से, फिर 2 फैक्टोरियल से और फिर 2 फैक्टोरियल से, मतलब इन सब चीजों से डिवाइड करना है। तो 3 फैक्टोरियल मेरे पास हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 6। 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 2 और 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 2। इनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 12 2 24। तो इसको मैं डायरेक्टली अगर डिवाइड करता हूं 24 से तो मेरे पास आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स 1663200। So this is your answer. This is actually the number of arrangements without any restrictions कि हम इन लेटर्स को इतने वेज में अरेंज कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन ना दी हुई हो। आगे रिस्ट्रिक्शन भी आने वाली है लेकिन यहां पे ये विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन था। रिपीट्स का ख्याल रखिएगा आप, रिपीट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम आते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में देखिए क्या पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स। अभी भी अरेंजमेंट ही मालूम करनी है लेकिन एक कंडीशन डाल दी, यानी एक रिस्ट्रिक्शन डाल दी। वो क्या है, विच डू नॉट हैव ऑल 4 वॉवल्स नेक्स्ट टू। अच्छा, ये फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट विच स्टार्ट एंड फिनिश विद एम। अच्छा, मैं नंबर 3 पढ़ रहा था, हमें नंबर 2 पहले करना है। वी डिड नंबर 1, अब हम नंबर 2 पे आ गए। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट which start and finish with M। अच्छा, अब क्या करना है, हमें कैसी अरेंजमेंट निकालनी है कि ये सारे लेटर्स हमने इस तरह से लिखने हैं कि शुरू में M आ जाए और आखिर में M आ जाए। हमने जब ये काउंट किया था तो ये कितने लेटर्स आ रहे थे, 11 आ रहे थे। ठीक है, अब 11 लेटर्स में से हमने 2 की पोजीशन फिक्स कर दी, एक बिगिनिंग में और एक एंड में। ये दोनों लेटर्स फिक्स हो चुके हैं। ठीक है, इनका नंबर ऑफ वेज 1 1 आएगा। बाकी जो 9 लेटर्स हैं, ठीक है, बीच में जो बाकी 9 लेटर्स आएंगे उनको हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उनकी जगह हम अरेंज करने के लिए लिखेंगे 9 फैक्टोरियल, क्योंकि 9 ही बचे। ये दोनों लेटर्स तो अपनी अपनी जगह पहले इन्होंने संभाल ली, अब हम इनको अरेंजमेंट में शामिल नहीं करेंगे। एक और बात इंपॉर्टेंट, जब इनको अरेंजमेंट में शामिल नहीं कर रहे तो फिर इनके रिपीट से हम डिवाइड भी नहीं करेंगे, क्योंकि अब जगह इनकी फिक्स हो गई है तो ये रिपीट्स में नहीं आ सकते। चीज याद रखिएगा। तो अब रिपीट्स में हमारे पास क्या आएगा, 9 फैक्टोरियल की जगह हमारे पास m और m रिपीट से 2 दफा आ रहे थे जब पहले हमने उसको लिखा था। अब हम नहीं लिखेंगे, लेकिन बाकी चीजें रिपीट्स में आएंगी, यानी 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल ये रिपीट्स में आएंगी। तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। कैसे सॉल्व करना है, 9 फैक्टोरियल, आंसर हमारे पास इसका आ जाएगा, यहां पे मैं आंसर लिख देता हूं 36280 और नीचे हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 3 फैक्टोरियल इज 6 एंड 2 फैक्टोरियल इज 2, यानी इसको हमने डिवाइड करना है 12 से। जब 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ रहा है, फाइनल आंसर इस पार्ट का 30240। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर है एंड इट वाज द फर्स्ट पार्ट आंसर। ओके जी, अब हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, जो मैंने पहले गलती से पढ़ लिया था। अब हमने उसको करना है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स which do not have all 4 vowels next to each other। अब क्या करना है, अब एक मजेदार सा गेम होने वाला है। इस पूरे वर्ड के अंदर कुछ हमारे पास वॉवल्स हैं और ज्यादातर कॉन्सोनेंट्स हैं। वॉवल्स क्या होते हैं आप अच्छी तरह समझते हैं। वॉवल्स को मैं डब्बे में डाल रहा हूं, ई ई ए एंड ई, ये वॉवल्स हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये वॉवल जो है डू नॉट हैव ऑल 4 वॉवल्स नेक्स्ट टू ईच अदर, ये सारे एक साथ नहीं हों। ठीक है, हम इसको डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, हमें वो वाली कंडीशन पे काम करना पड़ेगा जब ये सारे वॉवल्स एक साथ होते हैं। अब ये सारे वॉवल्स एक साथ कैसे रखने पड़ेंगे, ये जरा आप गौर से देखिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर एक डब्बा बनाता हूं, उसके अंदर सारे वॉवल्स रख लेता हूं। कौन कौन से वॉवल्स हैं, मेरे पास है ई 3 दफा और मेरे पास है एक ए, ई और एक ए। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरे लेटर्स हो गए मेरे पास। अच्छा, अब ये वो वाली कंडीशन है जब सारे के सारे वॉवल्स एक साथ आ रहे हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये पूरा एक सिंगल यूनिट मैंने बना दिया। इस पूरे सिंगल यूनिट के अलावा यानी 1 2 3 4 के अलावा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है।
इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, 4 फैक्टोरियल। ये इस यूनिट के अंदर हम इसको अरेंज करते रहेंगे, इस बॉक्स के अंदर, इस डब्बे के अंदर हम इन 4 वॉवेल्स को अरेंज करते रहेंगे। उसके तरीके क्या है, 4 फैक्टोरियल क्यों है, क्योंकि जितने लेटर्स हैं उतनी ही स्पेसेस हैं, इसलिए 4 फैक्टोरियल लगा दिया। यहां पे मुझे क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये चीज भी है। अब हो सकता है कि ये चीज इनके बीच में कहीं आ जाए, सिंगल यूनिट इन लेटर्स के बीच में आ जाए, हो सकता है कि बिल्कुल एंड में आ जाए, यानी इसको, इस पूरे डब्बे को, इस यूनिट को भी हमें अरेंज करना पड़ेगा। जब इसको भी हम अरेंज करेंगे तो 7 तो ये हो गया और 8वां ये हो गया, यानी अब हम यहां पे लिखेंगे 8 फैक्टोरियल। और जो हमारे पास रिपीट्स हो रहे हैं, रिपीट्स वो बिल्कुल एज इट इज लिखे जाएंगे जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में लिखे थे, यानी 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये हमारे पास कौन सी कंडीशन का आंसर निकल रहा है, जब हम सारे वॉवल्स को एक साथ रख रहे हैं। इसका आंसर मैं निकाल के आपको बताता हूं स्टूडेंट, हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम कर रहे हैं 4 फैक्टोरियल और उसको मल्टीप्लाई करना है हमने 8 फैक्टोरियल से। आंसर मेरे पास आ रहा है 9 6 7 6 8 0, 9 6 7 6 8 0। और इसको मुझे डिवाइड करना है 24 से। कैसे 24, 3 into 2 into 1 6, 2 into 1 2, 2 into 1 2, 2 times 2 4, 4 times 6 is 24। तो इसको आप 24 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 24। आंसर मेरे पास आ रहा है 40320, 40320। अच्छा, ये क्या चीज है, ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं। कौन से, ये वो नंबर ऑफ अरेंजमेंट है जब हम सारे वॉवल्स को एक साथ रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट which do not have all 4 vowels next to each other। बट हमने तो निकाल लिया जब सारे next to each other हैं, तो क्या करें, इसको हम टोटल नंबर ऑफ वेज से माइनस कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज इन 11 लेटर्स को रखने के जितने वेज थे उसमें से हम 4 वॉवल्स टुगेदर वाले आंसर को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कौन सा आंसर आ जाएगा, वो वाली अरेंजमेंट जिसमें सारे वॉवल्स एक साथ नहीं होंगे। तो क्या करना चाहिए हमें करना चाहिए, जो ऊपर आंसर था हमारे पास 1663200 एंड 40, सॉरी इसको डिवाइड नहीं करना, हमें माइनस करना है, 40320। अच्छा, माइनस करेंगे स्टूडेंट तो आंसर आ जाएगा 3200 and the answer is, so I need to repeat this calculation, 1663200 minus 40320 and the answer is 1622880, 1622880। so we did the थर्ड पार्ट, हमने इसका थर्ड पार्ट भी कर लिया, ठीक है स्टूडेंट। अब हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट के लिए स्पेस यहां पे हम बनाएंगे। अब देखिए हमारे पास फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, 4 लेटर फ्रॉम रिमेम्बरेंस आर चोजन। अब क्या करना है, चोजन मीन सिलेक्शन, चोजन मीन NCR, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शंस, देखिए लिखा हुआ भी है, यहीं से पता लग गया था लेकिन आगे उन्होंने खुद भी क्लियर कर दिया कि सिलेक्शंस हैं। विच कंटेन्स नो एम्स नो आर्स एंड एटलीस्ट 2 ईज। अब हमें ऐसी सिलेक्शन करनी है, 4 लेटर्स निकालने हैं जिसमें हम नो एम्स भी नहीं लाएंगे, ठीक है, नो आर्स आर भी नहीं होंगे, एंड एट लीस्ट 2 ईज, और 3 ईज हैं उसमें से सिर्फ हम 2, कम से कम 2 लिख सकते हैं, सिर्फ नहीं कम से कम 2 ईज लेंगे। क्या तरीकेकार होगा, मैं एक दफा वर्ड दोबारा लिखता हूं, रिमेम्बरेंस, मैंने वर्ड दोबारा लिखा। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए मैं आर को डब्बे में डाल रहा हूं, दोनों आर मैंने हटा दिए, दोनों एम, नो एम्स नो आर,
मैंने एम्स भी हटा दिए, और अब मेरे पास क्या बचा, ई जो मुझे सिलेक्शन में लाना है, ई बी ए एन सी ई। अब मैंने 4 लेटर्स पहले से ही हटा दिए अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। 4 लेटर्स मैंने हटा दिए, टोटल 11 थे। मेरे पास कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7। इनमें से मैंने सिलेक्ट करने हैं कितने, 4 लेटर्स। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 बनाऊंगा, ठीक है, 4 लेटर्स डाल दें। अब कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट 2 ईज आए, एटलीस्ट 2 आए, कम से कम 2 ईज हो। इसका मतलब है कि ईज ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी मैक्सिमम क्वांटिटी पे चले जाएं। ईज की तो 3 ईज है, देखिए ना 3 ईज थे, 1 2 3। तो हम अगर पहली कंडीशन ऐसी लेते हैं जिसमें हम तीनों के तीनों ईज डाल देते हैं, तो मैं यहां पे डाल देता हूं पोजीशन फिक्स, पोजीशन फिक्स, पोजीशन फिक्स, 1 1 1। 1 वे इसका होगा, 1 वे इसका होगा, 1 वे इसका होगा। अब यानी तीनों ईज भी कट गए। अब मेरे पास कितने बचे, 1 2 3 4, 4 लेटर्स बचे, उसमें से चाहिए कितने, 1। यहां पे सिलेक्शन लग जाएगी, 4 लेटर्स मेरे पास बचे और उनमें से चाहिए कितने मुझे, 1। तो मैं क्या लिखूंगा, 4C1। यहां पे इन तीनों 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 से 1 आ जाएगा। और 4C1 का जब मैं आंसर निकालता हूं स्टूडेंट, तो मेरे पास क्या आता है, इसको मैं चेक कर लेता हूं। वैसे तो आपको चेक करना चाहिए, आपको सारी कैलकुलेशन से आनी चाहिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। 4C1 का आंसर 4 आएगा, तो 4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अच्छा, एक जो गलत कॉन्सेप्ट बच्चों के जहन में घूमता है, आज मैं उसको भी खत्म किए देता हूं। वो क्या कि मेरे पास ये 3 ईज है। अब अगर इन 3 ईज में से मैं यहां पे लिखता हूं 3 ईज, अब मुझे इन 3 ईज में से, लेट्स सपोज इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, अलग से एक क्वेश्चन मैं बनाता हूं, इन 3 ईज में से मुझे एक ई चाहिए। तो मैं क्या करूं, मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 3, और सिलेक्शन मुझे एक ही करनी है। तो बच्चे क्या करेंगे, 3C1, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत है, क्योंकि कॉम्बिनेशन के अंदर ये सलाहियत नहीं है, ये एबिलिटी नहीं है कि कॉम्बिनेशन रिपीट्स को, आइडेंटिकल्स को, एक जैसे ऑब्जेक्ट्स को ट्रीट कर सके, उनको संभाल सके। इसलिए याद रखिए, जब एक जैसे ऑब्जेक्ट्स आएंगे, जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं, तो उस पर कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा। ओके जी, हमारे पास एक वे तो ये हो गया। दूसरा वे क्या हो सकता है, एक वे मैंने आपको बता दिया जिसमें 3 ईज आ गए, दूसरा जिसमें 2 ईज आएंगे। 1 2 3 4 लेटर्स हैं, 2 ईज की मैंने पोजीशन फिक्स कर दी, इसके भी नंबर ऑफ वेज 1, इसके नंबर ऑफ वेज 1, तीसरा ई वैसे ही कट गया क्योंकि 2 ईज चाहिए थे, तीसरा ई चाहिए ही नहीं। अब कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4, चाहिए कितने, 2, क्योंकि 2 स्पेसेस हैं। तो आप क्या लगाएंगे, 4C2, यानी 4 में से 2 सिलेक्ट करने, दे ऑल आर डिफरेंट। अगर आप और से देखें तो ईज के अलावा BANC, दे ऑल आर डिफरेंट, यानी यहां पे वी कैन यूज कॉम्बिनेशन NCR, आइडेंटिकल पे यूज नहीं होगा। तो हम यहां पे क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, और की जगह हम लिखेंगे प्लस, जैसे कि हम प्रोबेबिलिटी में करते हैं। और यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, ई को हम लाइक इसका 1 वे, इसका 1 वे, तो 1, और 4C2 निकाल लेते हैं स्टूडेंट, 4C2 आंसर इज 6। तो यहां पे हम लिख देंगे 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 is 6, 6 plus 4 is 10. So answer for the fourth and the last part is 10. ठीक है, आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, किस तरह से हमने इनको अप्लाई किया, कहां कहां पे क्या क्या रूल हमने लगाया है, वो समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, इसमें सारे के सारे मार्क्स जो हैं आपके, ये बाय द वे 9 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये 9 मार्क्स सारे के सारे जो है थिंकिंग प्रोसेस है। इसमें मार्क्स कैलकुलेशन पे नहीं मिलेंगे, इसमें मार्क्स आपकी सोच के मिलेंगे, आप क्या सोच के क्वेश्चन को कर रहे हो। सोचिए, और सोचने का तरीका सिर्फ यही है कि आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है इस तरह के क्वेश्चन की, और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन की। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगा।